लाइफ की इस रेस में ऐसी बहुत सारी मोमेंट्स आती है जहाँ पे हम खुद को लो फील करते हैं, और ऐसे भी काफ़ी सारी मोमेंट्स आती है जहाँ पे हमें खुद पे बहुत प्राउड फील होता है। अब वो जो मोमेंट है, क्या वो यही मोमेंट है? बिल्कुल भी नहीं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का स्टैटिस्टिक वाला टॉपिक चल रहा है और आज का जो सब टॉपिक है ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम है मोमेंट्स। जैसे कि मैंने बोला, ये टाइम वाला मोमेंट अलग है और यहाँ पे जो मोमेंट्स हम लोग सीख रहे हैं वो टोटली अलग रहने वाले। तो एक्चुअल में ये मोमेंट्स होते क्या है मैं बताता हूँ। देखो, आप सभी को पता है स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि कलेक्शन ऑफ डेटा। अब जो आपके पास कलेक्शन है, उस कलेक्शन का जब ग्राफ निकलेगा या फिर डिस्ट्रीब्यूशन निकलेगा तो कर्व आएगी। तो उस कर्व का मीन क्या होगा, वो कितनी डिस्ट्रीब्यूटेड है अबाउट देयर मीन, फिर वो सिमेट्रिक है, असिमेट्रिक है, या फिर उसकी हाइट ज़्यादा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से या फिर कम है, पीक कितना आ रहा है। तो ये सारे जो कैलकुलेशंस होते हैं, ये सारे जो एनालिसिस होते हैं, ये सारे एनालिसिस किए जाते हैं विद द प्रोसीजर कॉल्ड एज मोमेंट्स। तो अब मोमेंट्स के बारे में हम लोग जब बात करें तो मैं आपको बताता हूँ देयर आर टू टाइप्स इन द मोमेंट्स। तो एक जो मोमेंट है उसका नाम है सेंट्रल मोमेंट, और दूसरी जो मोमेंट है उसका नाम है रॉ मोमेंट। अब सेंट्रल मोमेंट का मतलब है इट इज अबाउट क्या है आपका अरिथमेटिक मीन। क्या आपको पता है ना, अरिथमेटिक मीन का हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या करते हैं, एक्स बार, करेक्ट। और ये जो होता है ना, दिस इज अबाउट एज्यूम्ड मीन, जो कि हम लोगों ने कैपिटल एज्यूम किया हुआ है। अब सर सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन बता दीजिए ना। ये देखो, म्यू से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग यूज करते हैं म्यू डैश। दिस हैज नथिंग टू डू विथ योर डेरिवेटिव वाला डैश। तो प्लीज रिमेंबर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से। अब ठीक है सर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी दिखा दिया आपने, अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला कब सिखाओगे? तो चलिए अब ना मैं इसको सेग्रीगेट ही करता हूँ और फिर हम लोग इसके स्टैंडर्ड फॉर्मूला सीखने की कोशिश करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इन जनरल जो म्यू आर का फॉर्मूला होता है ना दोस्तों, वो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। समेशन एफ ऑफ एक्स माइनस कितना है एक्स बार रेस टू आर अपॉन यहां पे आता है एन। एन आपको पता है। अब आप पूछोगे सर ऐसे क्यों लिख रहे हो, आप खुद ही देख लो। देखो, इट इज मोमेंट अबाउट क्या बोला है आपका अरिथमेटिक मीन, तो x माइनस कितना आया, x बार आया, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड चीज, म्यू का सफिक्स देख लेना कितना है, r है, तो पार जो होगी वो पार होगी आपकी r। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर, जितना सफिक्स उतना वहां पे पार आपको देना पड़ेगा। और n के बारे में तो आपको अच्छे से पता है, नथिंग बट समेशन f इटसेल्फ। तो म्यू आर के बारे में तो हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता चला। अब क्या क्या लोग हम लोग बना सकते हैं, देखो मैं किन किन लोगों को रेडी कर सकता हूँ। जैसे कि लेट्स हैव म्यू जीरो, हेल्प करो अभी म्यू जीरो के लिए। म्यू जीरो दिखाई देगा, समेशन उसके बाद f आएगा, देन देयर इज x माइनस एक्स बार होगा, रेस टू जीरो होगा, अपॉन कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अब आप बता देना एनीथिंग रेस टू जीरो कितना होता है भाई, 1 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका समेशन ऑफ f और साथ में यहाँ पे n आएगा। तो n का तो मतलब ही समेशन f होता है, तो कैंसिल आउट होगा। एंड म्यू जीरो का वैल्यू तो आपको यहाँ पे क्या मिलना शुरू हो गया, 1 मिलना शुरू भी हो गया। अब अरे नहीं सर ऐसे थोड़ी होता है। अब आप पहले तो हमें म्यू वन बता दीजिए। ये देख भाई, म्यू वन के लिए आएगा, ये आएगा x माइनस एक्स बार रेस टू 1 आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, n हो जाएगा। तो बता दो, अब ये म्यू वन है, फिर यहाँ पे म्यू टू भी आएंगे। म्यू टू भाई साहब दिखाई देंगे कुछ इस तरीके से, x माइनस एक्स बार रेस टू 2 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा आपका n, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपको म्यू 3, म्यू 4, म्यू 5 जो भी चाहिए वो आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। नाउ द सवाल यहाँ पे ये है कि भाई इसका कुछ हो रहा है क्या। तो देखो रेस टू 1 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन एफ एक्स करके एक सेट लिख देता हूँ, माइनस यहाँ पे समेशन एफ एक्स बार करके एक सेट लिख देता हूँ। दोनों को इंडिविजुअली n और यहाँ पे भी इंडिविजुअली n कर देता हूँ। तो देखो ये जो पूरा सेट है ना, ये पूरा सेट तो आपको पता ही है, ये आपको किसका आंसर देगा, ये एक्स बार का आंसर देगा। यहाँ पे समेशन एफ और ये n कैंसिल हो गया, तो एक्स बार माइनस एक्स बार हुआ। और मेरे दोस्त यहाँ पे योर आंसर इन दिस केस क्लियरली केम आउट टू बी कितना आया, 0। तो देखो जो पहले इनिशियल दो लोग है ना, जैसे कि म्यू 0 इज 1 और म्यू वन जो है दैट इज 0, दैट यू हैव टू रिमेंबर केयरफुली। देन म्यू 2, म्यू 3, म्यू 4 तो भाई रेस टू 2 है, रेस टू 3 है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग इसको सॉल्व करते करते आगे बढ़ भी सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको म्यू 0, म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3 इन जनरल म्यू आर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता चल चुका है। अब नहीं सर ऐसे थोड़ी होता है, काम करो आप हमें म्यू आर डैश बता दो। अब डैश जैसे ही आता है तो देखो ना, रॉ मोमेंट तो रॉ मटेरियल है, तो ओरिजिनल मीन से तो बना नहीं होगा।
तो एज्यूम मीन से बना हुआ है। तो इसीलिए जब फॉर्मूला भी लिखोगे यू विल फाइंड इट इज वेरी एक्साइटिंग, जहां पे आपको f और यहाँ पे आएगा x माइनस a होगा, जहां पे यहाँ पे अबाउट x बार होता है तो अबाउट a यहाँ पे होना चाहिए, जो सफिक्स में वो पार में, और यहाँ पे चुपचाप आपको क्या करना है भाई, एंड करना है। तो इजी है ना। अब अगर यहां तक भी हम लोग आए तो फटाफट बचे हुए लोग निकाल लेते हैं। म्यू जीरो डैश, आप तो हो ही स्मार्ट, बता दो ये समेशन एफ आया, यहाँ पे x माइनस ए आया, रेस्ट टू कितना हुआ, 0 हुआ, अपॉन यहाँ पे n आया, एनीथिंग रेस्ट टू 0 इज 1, तो यहाँ पे समेशन f अपॉन n हो गया, भाई भाई कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आपका कितना आंसर आया 1। तो आपको तो पता ही है कैपिटल N क्या होता है, समेशन n होता है, समेशन f होता है। तो म्यू जीरो डैश हो गया। अब म्यू वन डैश के लिए भागते, दिस x माइनस ए का रेस्ट टू 1 अपॉन यहाँ पे कितना आना चाहिए n। चलिए साथ में रहिए, देखते किस तरीके से कैलकुलेशंस आगे बढ़ेंगे। समेशन आएगा, fx आएगा, बाद में n होगा, माइनस समेशन f और साथ में a अलग से, और यहाँ पे आएगा n। तो ये देखो ये सेट तो आपको पता है, दिस बिलोंग्स टू x बार, और यहाँ पे कैंसिलेशन होने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा x बार माइनस a। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो कि आपको याद रहनी चाहिए म्यू वन डैश की। अब सिमिलरली आप म्यू टू डैश, म्यू थ्री डैश निकाल सकते हो। यहाँ पे आएगा x माइनस ए ब्रैकेट का स्क्वायर, ये f है। उसके बाद म्यू थ्री डैश भी दिखा देना, समेशन सॉरी अपॉन यहाँ पे हो जाएगा n। हाँ, अब म्यू थ्री डैश भी आप बता देना, म्यू थ्री डैश कम्स आउट टू बी समेशन ऑफ f x माइनस ए ब्रैकेट का क्यूब अपॉन यहाँ पे हो जाएगा n, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपके सारे के सारे कैलकुलेशन जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। अब आप पूछोगे अरे सर क्यों दो लोग सिखा रहे, कर तो हम लोग वही एनालिसिस है। तो आपके पास सेंट्रल मोमेंट और रॉ मोमेंट अगर है तो आप क्या कर सकते हो, मैं बताता हूँ। हमेशा याद रखना, जो सेंट्रल मोमेंट बनती है यानी कि म्यू जो बनता है वो बनता है किसकी हेल्प लेके, रॉ मटेरियल। देखो ना, अगर आपको चाय भी बनानी है तो पहले आपको रॉ इंग्रेडिएंट्स चाहिए ना, तब जाके आपकी चाय बनेगी। तो इसीलिए फाइनल प्रोडक्ट सेंट्रल मोमेंट कब बनेगी, जब आपके सारे के सारे रॉ मोमेंट पिक्चर में आएंगे, यानी कि डैश 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 लोगों से आपका म्यू का ओरिजिनल वर्जन बनता है। बस सिंपल एनालिसिस है। अब अरे सर ऐसा है तो एक काम करो, फिर फॉर्मूला भी हमें बता दो, क्या रिलेशनशिप आता है ये भी हमें सिखा दो। तो चलिए देखते हैं, अब जितने जितने लोग पता है हम लोग देखते हैं। हम लोगों का बेसिक एम रहेगा सेंट्रल मोमेंट को फाइंड आउट करना। अब उसके लिए जब मैं जाऊंगा तो मेरे दिमाग में तो बहुत सारी चीजें रहेंगी। म्यू जीरो तो अभी अभी हम लोगों ने देखा 1 आता है, म्यू वन को हम लोगों ने अभी अभी देखा कितना आता है, 0 आता है। तो म्यू जीरो और म्यू वन का मैटर तो आपके सामने ही मैंने क्लोज कर दिया। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे म्यू जीरो डैश देखोगे तो वो भी 1 आया था, म्यू वन डैश जो आया था दैट वाज x बार माइनस है। अब आप ऐसे एक्सप्रेशन बिल्कुल मत दो, यहाँ पे सब वही काम हम लोगों ने किया हुआ है। अब सवाल ये कि इतना बड़ा म्यू टू लिखने से अच्छा है कि अब किस तरीके से रिलेशनशिप लगती है ये आप प्लीज देख लेना। ये है आपका म्यू टू, जिसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसकी हिंट भी बता दूंगा। राइट, देखो म्यू टू का जो फॉर्मूला आता है दैट कम्स आउट टू बी म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर आता है। फिर उसके बाद है म्यू थ्री अंकल, जिसका आता है म्यू थ्री डैश माइनस 3 इंटू म्यू टू डैश म्यू वन डैश प्लस 2 इंटू म्यू वन डैश ब्रैकेट का कितना आएगा, क्यूब आएगा। और फिर आता है म्यू फोर, जहां पे हम लोगों को म्यू फोर डैश माइनस 4 म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश करना है, प्लस 6 म्यू टू डैश म्यू वन डैश का ब्रैकेट स्क्वायर करना है, और यहाँ पे माइनस आएगा 3, और यहाँ पे म्यू वन डैश रेस टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बोलोगे अरे सर क्या खतरनाक वाले फॉर्मूले, कौन इतना सब कुछ याद रखेगा। भाई मैं किस लिए हूँ, मैं आपको हिंट बताने वाला हूँ हर एक चीज़ का। आपको बस तरीके से ख्याल रखना है किस तरीके से सर जा रहे हैं और क्या ट्रिक बता रहे हैं। राइट, तो देखो मेरी तरफ से मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि क्या करना है। देखो सबसे पहले तो म्यू जीरो वन म्यू वन जीरो ये आपको सही से याद रहा होगा। अब मैं जाता हूँ म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर को, इसको ब्रेक कर करके आपको याद रखना पड़ेगा। मैं बताता हूँ, आप जो भी सेंट्रल मोमेंट लोगे, ट्रिक है अभी, जो भी सेंट्रल मोमेंट लोगे उसकी शुरुआत उसी के रॉ मोमेंट से करो, यानी कि खुद ही देख लो। अब जबकि मुझे म्यू टू डैश शुरू करना, सॉरी म्यू टू के बारे में बात करनी है, आई एम सॉरी मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर आपको म्यू टू के बारे में बात करनी है तो आपको हमेशा शुरुआत म्यू टू डैश से ही करनी पड़ेगी, इज योर फर्स्ट स्टेप। अब म्यू थ्री से अगर आपको बात करनी है तो म्यू थ्री से आपको शुरू करना है तो म्यू थ्री डैश से शुरू करो। सो म्यू फोर के लिए कैलकुलेट करना है तो म्यू फोर डैश के लिए शुरू करो। तो ये पहला तो एलिमेंट आपको क्लियरली पता चला।
अब उसके बाद आपको असेंडिंग पार से नीचे नीचे आना है, मतलब कि आपको अब नंबर्स क्या करना है, सॉरी पार नीचे नीचे करते हुए जाना है। तो μ2 के बाद आप नीचे आओगे तो आपकी पार जो है वो μ1 के हिसाब से सफिक्स दिखाई देगा, तो यहां पे आएगा आपका μ1 डैश। सिमिलरली यहां पे आएगा μ2 डैश, सिमिलरली यहां पे आएगा μ3 डैश, μ2 डैश और यहां पे μ1 डैश। सिमिलरली यहाँ पे μ1 डैश भी आएगा। देखो मैंने असेंडिंग बोला था तो गलत है, डिसेंडिंग पा रही है तो नीचे 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 आ रहा हूँ मैं। तो देखो μ0 पे नहीं आना है, μ2 डैश, μ1 डैश, μ3 डैश, μ2 डैश, μ1 डैश, μ4 डैश, μ3 डैश, μ2 डैश है और μ1 डैश। तो सारे लोगों तक हम लोग आए। अब मैं बताता हूँ, जैसे जैसे आप एक एक टर्म बढ़ाते हो, हर टर्म में आपको एक कूपन लगाना है और जो कूपन है वो है खुद μ1 डैश का। तो हर एक आपके टर्म में एड ऑन करते लेके जाइए किसको, μ1 डैश को। तो देखो यहाँ पे μ3 डैश है, नेक्स्ट स्टेप गए तो μ1 डैश लगा, नेक्स्ट स्टेप गए तो μ1 डैश का क्या लगना चाहिए, स्क्वायर पहले का और अभी का आना चाहिए ना साथ में। सिमिलरली देखो यहाँ पे μ1 डैश चिपकेगा, यहाँ पे μ1 डैश का स्क्वायर चिपकेगा और यहाँ पे μ1 डैश का क्या लगेगा मेरे दोस्त, क्यूब लगेगा। आपको समझ में आया मैंने क्या किया? अब अरे सर ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अब अगर आपको इसको टोटल इन टोटालिटी लिखना है तो यू विल बी राइटिंग दिस एज μ2 डैश μ1 डैश का स्क्वायर। चेक करो, μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर। यस, नेक्स्ट μ3 डैश μ2 डैश μ1 डैश, क्या बात है। और यहाँ पे μ1 डैश का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी μ1 डैश का रेस टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ट्रिक तो क्लियर है भाई। अब सवाल है कि ये जो कोएफिशिएंट्स है वो कैसे याद रखे, तो मैं आपको कोएफिशिएंट्स की भी ट्रिक बताता हूँ। देखो जब भी कभी आप कोएफिशिएंट्स पे ट्रिक पे काम करोगे ना, तो आपको एक बहुत छोटी सी चीज याद रखनी है। 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 देन देयर इज 1 4 6 4 1। ये ऐसा कुछ आपको कहीं ना कहीं देखा हुआ लग रहा होगा, मैं याद दिला देता हूँ। इसको बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। ये बस आपको हिंट के लिए बता रहा हूँ। ये अगर पास्कल्स का ट्रायंगल है तो आपको कौन सी चीजें याद रखनी है बताता हूँ। आपको क्या करना है पता है, जो लास्ट दो है ना, जैसे कि अभी है ही 2, तो लास्ट 2 लोगों का आपको बस क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करते 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 नंबर्स बताने। जैसे कि ये 2 - 1 है तो इसका 1 हो जाएगा, ये 3 - 1 है तो इसका 2 हो जाएगा, ये 4 - 1 है तो इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? क्या बताने की कोशिश कर रहा हो? आप बोलोगे सर क्या यार, किसके साथ कैसे कोरिलेट कर रहे हो? रुको भाई, देखो अब मुझे बता, यहाँ पे पहला एलिमेंट तो आपका कौन है भाई, 1। 2 - 1 करोगे तो कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, आई विल चेंज द कलर एंड आई विल शो इट टू यू कि मैं किस तरीके से दिमाग लगा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, जो मुझे यहाँ से हिंट मिली। रुको, अब नहीं सर आगे क्या होगा, देखो ये 1 है, ये 3 है और ये 3 में से एक चला गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे आया 1 3 और इसके बाद क्या आएगा, 2 और उसके बाद देखो 1 4 6 और उसके बाद क्या आना चाहिए मेरे दोस्त, 3। तो ये रहा 1, देन देयर इज 4, देन देयर इज 6 और यहाँ पे आया आपका 3। आप चेक कर लेना, यही आपके कोएफिशिएंट थे। तो भाई छोटी मोटी ट्रिक तो मैंने बता दी। और अगर आपको लग रहा है क्या सर कौन इसको याद रखेगा, तो भाई आप ना इसको लिख लो, बुक बंद करो, रट्टा मारो, अच्छे से मगअप करो, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर सम जरूर आने वाला है एट एनी कॉस्ट। चाहे वो मेरी ट्रिक हो या आपकी ट्रिक हो, आपको ये फॉर्मूले जरूर आने चाहिए। और फिर क्या है, फिर तो अल्टरनेट प्लस माइनस से लाइफ बनती है अपनी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस और माइनस। तो अब इनको सभी लोगों को, ये जो कलरफुल वाले फॉर्मूलेज आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको अगर आप क्लब करोगे तो ऑब्वियसली आपको यही μ2, यही μ3 और तो और यही μ4 मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, μ0 अंकल का वैल्यू जो आया हुआ है दैट इज 1, μ1 का कितना आया 0, μ2 का आंसर पता है आपको, μ3 हम लोगों ने निकाला, μ4 भी हम लोगों ने देखा। तो भाई मेरे ये थे हम लोगों के स्टैंडर्ड फॉर्मूला। लेट मी टेल यू समथिंग, आप कोई भी सम करो जो कि मोमेंट से रिलेटेड होगा, वहां पे आपको इन चारों फॉर्मूलाज को रादर μ1 μ2 μ3 μ4 4 सेंट्रल मोमेंट निकालने के लिए आपको हमेशा पूछा जाता है। सो इंपॉर्टेंट है कि आपको रॉ मोमेंट के बारे में पता होना चाहिए भाई। जैसे रॉ मटेरियल जब तक नहीं आएगा फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनेगा, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोगों को काम करना है। बोलोगे सर और भी कुछ नीचे लिखा हुआ है, रुको दिखाता हूँ आपको। पहले तो ये सब कुछ क्लियर है क्या, देखो नोटबुक अगर आपके पास है तो प्लीज सारे के सारे फॉर्मूले एक बार प्लीज देखना, ट्रिक्स देखना, याद रखना, कुछ भी हो 2 बार 3 बार ये आप लोग एक बार लिख लो। सम्स के टाइम पे भी मैं इसको हमेशा लिखते जाऊंगा सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो। उसके बाद है स्क्यूनेस। अब स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो अगर कोई ग्राफ है, राइट, अगर कोई ग्राफ किसी की सिमेट्री ठीक ना हो
तो इस केस में वो असिमेट्रिक होता है। तो आपके ग्राफ के एनालिसिस में सिमेट्री टुवर्ड्स राइट हैंड साइड है, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि असिमेट्रिक अगर है तो आपको स्क्यूनेस के हिसाब से उसका आंसर जो है वो दिखाना पड़ता है। तो हमेशा देयर इज अ फॉर्मूला फॉर स्क्यूनेस, में अभी बाकी नहीं लिख रहा हूं, ये देखो 3 इंटू क्या लिखा हुआ है, मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। तो मीन आपको पता है, मीडियन आपको पता है, स्टैंडर्ड डिविएशन आपको पता है। भाई मेरे ये मैंने आपके स्टैटिस्टिक्स के सबसे पहले लेक्चर में ऑलरेडी सिखाया हुआ है, एक बार प्लीज देख लेना। अब सवाल ये कि हमें क्या पता होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पता होना चाहिए, जो कि आता है β1 और जिसका फॉर्मूला आप देख सकते हो मेड अप ऑफ μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब। अब ये कौन लोग है, ये μ3 अंकल पहले ही थर्ड सेंट्रल मोमेंट है और μ2 अंकल है सेकंड सेंट्रल मोमेंट। एक बार का सेंट्रल मोमेंट आ जाए तो इनके सारे लोगों के आंसर जो है वो आ जाएंगे। तो मैं वापस बता रहा हूं ये कब चेक होता है, ये हम लोगों को लगता है इन ऑर्डर टू चेक सिमेट्री। अगर आपको कोई भी ग्राफ दिया हुआ है तो वो कितना सिमेट्रिक है आपके जो भी मीन वैल्यू है उसके हिसाब से, तो वो बताने का काम जो है वो आपका स्क्यूनेस करता है। अब अरे सर ये कुर्तोसिस नाम की भी एक कॉन्सेप्ट दिखाई दे रही है, क्या रहेगा कुर्तोसिस? तो मैं बताता हूं, अभी आपने हॉरिजॉन्टल चेक किया कि सिमेट्री किस तरीके से वर्कआउट होती है, लेकिन ऐसा आपको हो सकता है जब आप सम्स को वर्कआउट करो तब। जस्ट हैव अ लुक एट इट, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। एक काम करते ना, इसको मैं ना डायरेक्टली ग्राफ में दिखा देता हूं। जस्ट हैव अ लुक। अब ना ये अपना बेसिक ग्राफ, अब इसको अपन चेंज करते हैं, लेट्स मेक इट हाइटेड एंड लेट्स मेक इट कुछ इस तरीके से। देखो आपको अभी क्या दिखाई दे रहा है, आपको देखो ये जो ग्रीन कलर का जो ग्राफ दिखाई दे रहा है वो अगर मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करूं तो डोंट यू थिंक सो कि उसका पीक अगर बढ़ गया, हाइट बढ़ गई तो ये ब्लू कलर का ग्राफ दिखता है और हाइट कम हो गई तो ये आपका रेड कलर का ग्राफ दिखता है। तो पीकेडनेस मतलब पीक वैल्यू जो है वो कितनी कम ज्यादा हो रही है, ये दिखाने के लिए हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ती है, कुर्तोसिस की जरूरत पड़ती है। अब बोलोगे सर फॉर्मूला क्या है कुर्तोसिस का, मैं बताता हूं ना आपको। कोएफिशिएंट ऑफ कुर्तोसिस की एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग β2 को फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला है μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी वही काम है मेरे दोस्त। आपको सेंट्रल मोमेंट्स एक बार सही से आ जाए ना तो आप इसको बस सब्स्टिट्यूट करो, यू कैन गेट योर आंसर्स। अब यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, देखो ये जो है ना, ये इनको नाम दिए गए, तो ये मैं कैसे कैसे नाम है ये मैं बताता हूँ। ये जो पहले आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं ना, पहले उन पे काम करते हैं। ये जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं ना, वो जो है ना उसका जो है ना β2 जो है दैट इज इक्वल टू कितना है, 3 है। अब जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं ना, उनका β2 जो है वो ग्रेटर देन 3 है, और जो रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं उनका β2 जो है ना दैट इज लेस देन कितना है, 3। अब बोलोगे क्या चल क्या रहा है भाई, ये मैं कोएफिशिएंट ऑफ किसके बारे में बात कर रहा हूँ, कुर्तोसिस के बारे में बात कर रहा हूँ, जो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है। अब देखिए याद कैसे रखना है, देखो अगर आपका β2 ग्रेटर है, ग्रेटर मतलब लार्ज, तो लार्ज वाला कुर्तोसिस में आपको आपके इस पर्टिकुलर वाले ग्राफ का जो आंसर आएगा दैट वुड बी L, यानी कि लेप्टोकुर्तिक के हिसाब से आप इसको याद रखोगे। आई रिपीट, यू विल बी रिमेंबरिंग दिस हैज टू बी लेप्टो, लार्ज L, इस हिसाब से याद रखो। अब β2 इज इक्वल टू 3 है, दैट इज मीडियम, तो इस केस में आप उसको M यानी कि मेसोकुर्तिक के हिसाब से याद रखोगे। एंड द लास्ट वाला बंदा, ये तो क्या है भाई, ग्राफ ही पूरा का पूरा फ्लैट है, फ्लैट, तो इसीलिए इसको याद रखने के लिए यू विल बी नेमिंग दिस एज प्लेटोकुर्तिक। बस मैंने मेरे हिसाब से आपको ट्रिक बता दी, जस्ट देख लेना ये 3 नाम आप किस तरीके से याद रख सकते हो। कलर कॉम्बिनेशन मर्ज करो, ग्रेटर देन 3 होगा तो लेप्टो, लेस देन 3 होगा तो प्लेटो, और इक्वल टू 3 होगा तो मेसोकुर्तिक। सो दिस इज हाउ वी गो फॉर द एनालिसिस। उसके बाद आपका एलिमेंट आएगा वेरिएंस का, तो ये तो बहुत ही अच्छा एलिमेंट है भाई। वेरिएंस हम पहले भी देख चुके हैं, अब जब यहाँ पे वेरिएंस की बात आएगी तो जो भी आपका सेकेंड सेंट्रल मोमेंट रहेगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर वेरिएंस। तो बहुत इजी है सेकेंड सेंट्रल मोमेंट। अब इसी सेकेंड सेंट्रल मोमेंट का अगर आपने अंडर रूट ले लिया तो आपको जो मिलता है दिस इज नथिंग बट आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। तो सारे कैलकुलेशन आप सही से कर सकते हो। एक और मजेदार चीज बताता हूं, आपने शायद नोटिस की नहीं की मुझे पता नहीं, लेकिन आपने अगर यहां पे देखा होगा एक और एलिमेंट है जो एमसीक्यूज में बहुत आता है, μ1 डैश इज इक्वल टू क्या लिखा है, देखो x बार माइनस a। तो इसको भी याद रखो आप लोग कि जब सम्स करोगे तो शायद आपको लगेगा, मैं यहां पे लिख देता हूं चाहिए तो,
म्यू जीरो डैश आता है 1, म्यू वन डैश जो है दैट इज एक्स बार माइनस ए। तो ये आपको थ्रू आउट द जर्नी याद रखना पड़ेगा, म्यू जीरो डैश इज इक्वल टू 1 एंड म्यू वन डैश इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए। तो चलो, अगर आपकी कॉन्सेप्ट अभी पूरी तरीके से क्लियर है तो हम लोग जाते हैं किस तरीके से सेंट्रल मोमेंट और आपके बीटा वन बीटा टू के एलिमेंट फाइंड करने होते हैं ये देखने के लिए। बिफोर स्टार्टिंग विद सम, आपके पास कैल्सी जरूर रहने दीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं लग रहा है, इंटीग्रेशन नहीं लग रहा है और कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं लग रही है। तो भाई कैल्सी का यूसेज, थोड़ा सा पेशेंस और बहुत सारे कैलकुलेशंस हम लोगों को करने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सम नंबर 1 के साथ। द फर्स्ट 4 मोमेंट्स of a distribution about the values 5 are 2, 20, 40, 50। अब इसका सबसे पहले तो वर्ड प्रॉब्लम्स का इशू ये होता है कि यार इसका मीनिंग क्या निकलता है, मैं सब बता देता हूं आपको। ऑब्टेन फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट्स, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा 1 एंड बीटा 2। तो काफी इंटरेस्टिंग सम है। अब मेरे पास जो जो इन्फॉर्मेशन है यहां से दिख के मुझे पता चलती है। देखो, जब अबाउट द वैल्यू 5 बोला जाता है ना, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट आपको ए अंकल दिए गए जिसकी वैल्यू कितनी है 5, और फर्स्ट 4 मोमेंट्स अगर आपके एज्यूम मीन के अराउंड दिए हुए हैं तो वो कंफर्म आपके म्यू वन डैश म्यू टू डैश होंगे। सो म्यू वन डैश इज 2, म्यू टू डैश इज 20, देन म्यू थ्री डैश इज 40 एंड देन म्यू 4 डैश है उसकी वैल्यूएशन आ गई आपकी 50। तो देखो फर्स्ट 4 आपको रॉ मोमेंट दिए, मतलब कि अच्छी बात हो गई कि भाई हम लोगों को ऑलरेडी रॉ मटेरियल दिया गया है। फाइंड क्या क्या करना है, अब हमें जो फाइंड करना है वो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप देखो यहाँ पे फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट्स यानी कि म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4 तो किसी भी तरीके से फाइंड आउट करने हैं। फिर देखते हैं आगे वेरिएंस वगैरह वगैरह सब कुछ क्या होगा, राइट। तो सम तो हम लोगों को पता चला। तो अब जाते हैं हम लोग टू फाइंड फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट के लिए। तो सबसे पहले तो आप मुझे बता देना कि म्यू 1 की वैल्यू तो आपको पता है 0। सो अब मैं शुरू कर रहा हूं टू फाइंड सेंट्रल मोमेंट्स। बताओ मुझे अभी आपको क्या क्या पता है। म्यू 1 पता है आपको, कम्स आउट टू बी 0। म्यू 2 आपको पता है, फॉर्मूला याद है क्या, मैंने बोला था आपको एट एनी कॉस्ट कुछ भी हो फॉर्मूला याद रहना जरूरी है। अब वैल्यूएशन आप बताओगे मैं बताऊं, देखो इधर से ही पता चल रहा है मुझे, मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं भाई। वैल्यू सब्स्टिट्यूशन में मुझे ये लोग क्लियरली आंसर दे रहे हैं। म्यू 2 डैश, डू वी हैव इट, यस 20 माइनस म्यू 1 डैश कितना है भाई 2 का स्क्वायर है, तो सिंप्लीफाई करूंगा तो 20 माइनस 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे म्यू 2 का आंसर मिलता है, कम्स आउट टू बी 16। आर यू गाइस हैप्पी विथ इट। मुझे यहाँ पे अब म्यू 1 मिल चुका है 0, म्यू 2 का आंसर मिल चुका है 16। एज सुन एज आई गेट इट नाउ आई विल गो फॉर म्यू 3। प्लीज बी विथ मी। म्यू 3 के लिए फॉर्मूला भी पता होना चाहिए ना, याद होना चाहिए। म्यू 3 डैश माइनस 3 म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश प्लस 2 म्यू 1 डैश ब्रैकेट क्यूब। भाई थोड़ा बहुत तो मैं भी याद रख सकता हूँ ना, तो फॉर्मूले तो मेरे सामने। हाँ, कैलकुलेशन के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, मैं रैंडमली मेरे पास जो जो लिखा हुआ है उस हिसाब से कैलकुलेशन बता रहा हूँ। तो प्लीज देख लेना, अब इनको सबको सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूएशन में जाना है तो किस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो म्यू 3 डैश, डू वी हैव इट, यस 40 माइनस 3 इंटू म्यू 2 डैश कितना है भाई 20, म्यू 1 डैश कितना है 2 प्लस 2 इंटू यहाँ पे वापस 2 का कितना आएगा क्यूब आएगा। तो अब ये सारे कैलकुलेशन करोगे तो 8 16 हो जाएगा, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 60 120 हो जाएगा और 40। ये सब कुछ कैलकुलेशन आपको खुद से करना पड़ेगा, तो आपको म्यू 3 का आंसर मिलेगा। जो मुझे मिल रहा है आंसर मैं दिखा देता हूँ। माई आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली माइनस ऑफ 64। कितना आ रहा है, माइनस ऑफ 64 के हिसाब से मेरा आंसर आ रहा है। तो वॉट एवर इट इज ये मेरा आंसर। अब आपको उसके बाद निकालना है म्यू 4 को, तो म्यू 4 का भी तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। बताइए म्यू 4 डैश माइनस 4 म्यू 3 डैश म्यू 1 डैश प्लस 6 म्यू 2 होना चाहिए म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश स्क्वायर। देखो कहीं गलत तो नहीं जा रहे अपन, और उसके बाद माइनस 4 और म्यू 1 डैश का यहाँ पे क्या होना चाहिए, रेस टू 4 होना चाहिए। तो ये कैलकुलेशन में बता रहा हूँ, कैल्सी आपके पास होना ही चाहिए, सारे कैलकुलेशन आपके खुद के होने चाहिए। तो बता दो मुझे यहाँ पे म्यू 4 का जो आंसर मिलेगा, इसको म्यू 3 लिख देता हूँ, म्यू 2 लिख देता हूँ। अब मैं जाता हूँ म्यू 4 के लिए, हेल्प मी आउट। म्यू 4 डैश इज 50 माइनस 4 इंटू 40 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 20 इंटू 2 स्क्वायर
-4 इंटू 2⁴। तो सारे कैलकुलेशन आप खुद करोगे, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। एंड द आंसर दैट आई गेट इन दिस केस इज नथिंग बट 322। ऐसे कुछ मेरा आंसर आ रहा है। क्या आपका और मेरा आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है? प्लीज एक बार देख लेना। तो अब जबकि हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो मुझे बता देना कि μ1 μ2 μ3 μ4 आने के बाद मुझे क्या क्या बोला गया है। ये फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट्स आ गए। अब बता दो वेरिएंस का मतलब क्या होता है, तो मुझे बता दो एज वी नो। अब व्हाट डू वी नो, सब सिखा चुका हूं भाई मैं। वेरिएंस जो होता है, वेरिएंस इज नथिंग बट क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ μ2 होता है। तो आपको डायरेक्टली वेरिएंस का आंसर मिल जाएगा। तो वेरिएंस इन दिस केस इज नथिंग बट μ2 का वैल्यू कितना आ चुका है मेरे दोस्त, यहाँ पे 16 आ चुका है। तो यू हैव गॉट योर आंसर। तो वेरिएंस का आंसर आपको मिल गया 16। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको पता है क्या होता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ μ2 होना चाहिए। तो टेक्निकली आपको डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर मिल गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू √16 आएगा, यानी कि 4 आएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपके पास आ गया। अब बता दो इतनी सारी क्वांटिटीज निकालने के बाद बचा ही कौन, β1 और β2। तो वो तो भाई वैसे भी कर सकते हैं। तो देखो अब नाउ β1 इज इक्वल टू μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 का क्या आना चाहिए था, क्यूब। तो बता दीजिए μ3 अंकल का स्क्वायर यानी कि -64 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, और μ2 अंकल का क्यूब μ2 यानी कि 16 का क्या करेंगे हम लोग, क्यूब करेंगे। तो अब आप अगर इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो आपका आंसर आएगा क्लियरली 1। सो β1 की वैल्यूएशन कैलकुलेशन करने के बाद आ रहा है मेरा आंसर 1। अब जाते हैं हम लोग β2 के लिए भी। β2 इज μ4 अपॉन μ2 का क्या आता है दोस्त, स्क्वायर। μ4 की वैल्यू आई है 322 अपॉन μ2 का स्क्वायर करोगे तो आएगा वापस से 16 का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन करोगे तो अप्रोक्सीमेटली मेरा जो आंसर आ रहा है, एक बार चेक कर लेना, μ4 की वैल्यू है दिस, और हम लोगों को क्या करना है, μ2 अंकल का स्क्वायर करना है। तो यस, तो मेरा आंसर जो आ रहा है दैट कम्स आउट टू बी 1 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली आ रहा है मेरा 26। तो आपका भी आता है क्या, देखो अब इससे हम लोगों को क्या पता चलता है। देखो आपके β1 का आंसर 0 आया क्या, नहीं। तो इसका मतलब है कि जो हम लोगों का स्क्यूनेस है वहां पे जो ग्राफ है वो असिमेट्रिक जरूर है। सेकेंड चीज, β2 जो आ रहा है वो 1.26 है, यानी कि <3 है। इसका मतलब है नेचर किस तरीके से प्लैटिकुर्टिक है। अब ये पूछा तो नहीं है बट जनरल नॉलेज के लिए आपको ये पता होना चाहिए। क्या आपको ये पूरा का पूरा सम स्टार्ट टू एंड समझ में आया है, क्लियर हो? अगर ये समझ में आया है तो हम लोग जाते हैं अभी नेक्स्ट सम के लिए। प्लीज हैव अ लुक एट इट, किस तरीके से नेक्स्ट सम को सॉल्व करना है। मैं फॉर्मूले रेड कलर में जानबूझ के लिख रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो इसलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सम नंबर 2 के लिए। द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट द वैल्यूज फॉर आर दिए हुए हम लोगों को, और हम लोगों को क्या करना है, सेंट्रल मोमेंट मेरे दोस्त फाइंड आउट करना है। और इन सेंट्रल मोमेंट को फाइंड आउट करने के लिए इसके साथ साथ β1 और β2 को भी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। नाउ सम एज यूजुअल जैसे पहले था उसी तरीके का समय, बस वैल्यू पिक करना बहुत जरूरी है। तो मैं बताता हूँ क्या क्या पिक करोगे आप लोग। a इज इक्वल टू 4 है, फिर μ1 डैश हैज बीन गिवन विच इज -1.5, μ2 डैश हैज बीन गिवन विच इज 17, μ3 dash has been given which is -30 and μ4 dash भी दिया हुआ है which is nothing but 108। तो भाई वैल्यूएशन सब कुछ पता चल रहा है। ए के आजू बाजू जो दिया हुआ रहता है वो ऑफ कोर्स आपका रॉ मोमेंट रहेगा। फाइंड क्या करना है, सेंट्रल मोमेंट। तो चलो शुरू करते हैं। टू फाइंड सेंट्रल मोमेंट। अब व्हाट आई विल बी रिक्वेस्टिंग यू इज, भाई कैलसी सामने रखो, कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे बहुत सारे। तो मैं जा रहा हूं अभी μ1 के लिए। μ1 का तो वैल्यूएशन ही पता है हम लोगों को, μ1 इज 0। देन जाते हैं μ2 के लिए, μ2 इज μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर। अब तक आपको सब कुछ याद हो चुका होगा जितना मुझे पता चल रहा है। तो देखो भाई μ2 डैश कितना है, 17 का मुझे करना है स्क्वायर, माइनस μ1 डैश कितना है, -1.5 का होगा स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट होने के बाद मुझे μ2 का कुछ आंसर मिलता है, एंड दैट आंसर इज 14.75। क्या आपका भी आंसर वही आता है? प्लीज एक बार क्रॉस चेक जरूर करना है। रिपीट, मेरे पास कैलसी नहीं है, मेरे पास मैंने ऑलरेडी मेरे पास वैल्यू निकाल के रखी है, मैं बस आपको वो पुट करके दिखा रहा हूं। तो μ2 हो गया। तो उसके बाद चलते आगे μ3 के लिए। सपोर्ट तो आप वैसे भी कर रहे हो, μ3 डैश माइनस 3 इंटू μ2 डैश μ1 डैश
प्लस 2 इंटू म्यू वन डैश का क्या हो जाएगा क्यूब। तो फॉर्मूले सारे आपके सामने, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन भी आप ही के सामने कर लेते हैं। दिस इज -30, देन देर इज -3 इंटू म्यू टू डैश की वैल्यू आ रही है मेरी 17, साथ में आ रहा है -1.5, देन +2 इंटू -1.5 और ब्रैकेट का कितना हो रहा है मेरे दोस्त क्यूब। तो ये μ3 जो है ये पूरा का पूरा जब कैलकुलेट होगा तो कम्स आउट टू बी 39.75 जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 39.75 इज माय आंसर फॉर दिस μ3। तो चलो ये भी मेरा आंसर आ गया। अब लास्ट बचा है μ4। हेल्प तो आप कर ही रहे हो मुझे μ4 के लिए। चलो फॉर्मूला याद है, बताओ जल्दी से। μ4 डैश -4 इंटू μ3 डैश μ1 डैश प्लस 6 इंटू μ2 डैश μ1 डैश का स्क्वायर, और यहाँ पे आना चाहिए 1643 आना चाहिए ना, तो यहाँ पे आना चाहिए μ1 डैश का क्यूब। तो सारे कैलकुलेशन जो है वो अगर मेरे पास है तो बता दीजिए मुझे किस तरीके से आना चाहिए। 1463 के हिसाब से हो गया, तो पुट अप करते हैं सारी वैल्यूज और देखते हैं कि आंसर क्या आते हैं। आंसर आएगा μ4 डैश अगर आप करोगे तो वैल्यू दी है मुझे 108, -4 इंटू μ3 डैश की वैल्यू दी है -30, μ1 डैश -1.5। भाई बहुत अच्छे से कैलसी यूज करना पड़ेगा तरीके से। 6 μ2 डैश का आंसर दिया हुआ है 17, देन अगेन -1.5 का स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पे -1.5 का क्या करना होगा क्यूब। तो ये सब कुछ कैलकुलेट होगा, तो सिंप्लीफाई आपने करना है और आपका आंसर देखो 142.3125 के आसपास आ रहा है क्या। सो ये आपका μ4 का आंसर आएगा। सो मैंने यहाँ पे μ4 का आंसर निकाल लिया। तो मुझे बता दो जो फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट्स निकालनी थी वो सारी की सारी 4 सेंट्रल मोमेंट अभी मेरे पास है। तो अगर मेरे पास ये सारे लोग हैं तो मैं अब करूंगा, जाऊंगा नेक्स्ट पार्ट के लिए जहां पे मुझे β1 और β2 फाइंड करने के लिए बोला है। तो बता दीजिए β1 का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था, μ3 स्क्वायर अपॉन कितना था μ2 का क्यूब। तो बता दो μ3 आपके पास आ चुका है, कितना है 39.75 का स्क्वायर अपॉन μ4 आपके पास है 142.3125 जो है 3125 जो है उसका क्या होगा क्यूब होगा। सो μ3 I'm sorry this has to be μ2 क्यूब ना, मेरे से गलती हो गया। μ2 की वैल्यू चेक करो, ऐसे मत करो यार। 14.75 और ब्रैकेट क्यूब होना है। अब ये जब कैलकुलेट होगा तो β1 का आंसर आएगा दोस्त, और β1 का जो मेरा आंसर आ रहा है 0.4926 अप्रोक्सीमेटली। तो वट एवर इज द आंसर, β2 भी निकाल लेता हूँ। β2 इज μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर, कोई गलती मत कीजिएगा। μ4 इज 142.3125 3125 और μ2 का स्क्वायर कम्स आउट टू बी 14.75 का स्क्वायर। तो करो देखो आंसर क्या आता है। आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 0.6543 विच इज अगेन वेरी लेस। तो प्लैटी कुर्तिक वाला आपका ग्राफ रहेगा। सो β1 और β2 जो फाइंड आउट करने थे वो भी हम लोगों ने इन लोगों को क्लियरली फाइंड आउट करके दिए। समझ में आया। सो पहले 2 सम्स, अब इसमें वैरायटी हो सकती है जो आपको करनी, जैसे ये अभी वैल्यूज आई है, ये पॉइंट में देंगे, बड़ी बड़ी वैल्यू देंगे, डेसिमल में देंगे, कुछ भी आपको परेशान कर सकते हैं। आपका बेसिक एनालॉजी सेम रहेगा। हाँ, अब इसमें एक और टाइप का सम आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इफ आपको आपके रॉ मटेरियल ही नहीं दिए, तो अगर आपको रॉ मटेरियल नहीं दिए तो आप सेंट्रल मोमेंट किस तरीके से निकालोगे, ये हम लोग अभी देखेंगे नेक्स्ट सम में। आगे बढ़ते हैं सम नंबर 3 के लिए। कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मोमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट मीन एंड फाइंड β1 एंड β2। भाई सवाल तो अभी वही है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दी है वहां पे गड़बड़ है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कुछ x और y की वैल्यूज दी है और आपको फिर बोला है कि भाई ये β1 β2 और फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट निकालो। इसका मतलब है रॉ मोमेंट्स मिसिंग है। तो आपके पास अगर रॉ मटेरियल ही नहीं है तो सम को कैसे सॉल्व करोगे। तो भाई अब आपका काम डबल हो चुका है। पहले आपको कैलकुलेट करके रॉ मोमेंट्स निकालने पड़ेंगे, फिर जाके आप लोग सेंट्रल मोमेंट्स के ऊपर अटैक कर सकते हो। तो इसको अभी 2 सेक्शन में सम को तोड़ रहा हूं। बहुत अच्छे से देखना कि हमें क्या क्या किस तरीके से दिमाग लगाना है। यहाँ पे एक चीज तो आपने समझनी है, देखना है। हाँ, एक चीज बहुत अच्छे से समझ लो। यहाँ पे जितनी सारी इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से सबसे पहले जो हम लोगों को काम करना है वो मीन को एज्यूम करना है। जैसे 0 से लेके 8 है तो लेट्स से एज्यूम मीन जो होगा दैट इज ए को हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू
लेट ए इज इक्वल टू, लेट से कितना ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे 4 ले लेते हैं, और हम लोगों को अब सेंट्रल मोमेंट्स के पहले रॉ मोमेंट्स निकालना है। तो इन जनरल जो म्यू आर डैश का आपका फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है भाई, समेशन रहता है, फिर यहाँ पे एफ रहता है, देन देर इज एक्स माइनस कुछ रहता है ना, यस एक्स माइनस ए रहता है, रेस्ट टू आर रहता है अपॉन एन रहता है, राइट। सो यहाँ पे भी इसको मैं समेशन एफ लिख के डी रेस्ट टू आर कर लेता हूँ अपॉन यहाँ पे एन कर लेता हूँ, वेर फॉर माई अंडरस्टैंडिंग d इज इक्वल टू एक्स माइनस क्या करेंगे अपन a, यानी कि इस केस में x माइनस कितना आएगा मेरे दोस्तों 4। तो ये मेरा एक बेसिक लुकआउट रहेगा जब मैं इसके सम्स के लिए वर्कआउट करने की कोशिश करूंगा। अब आपको मेरे साथ रहना है, जो चीज़ें करनी है अब मुझे बता दो हमें किन किन लोगों को फाइंड आउट करना है, μ1, μ2, μ3, μ4। तो देखो मुझे कौन से लोग लगेंगे यहाँ पे, जैसे कि एफ डी होगा, एफ डी स्क्वायर होगा, एफ डी क्यूब होगा और एफ डी रेस टू 4 होगा, बिकॉज आर जो है वो मेरा मुझे कहाँ तक चाहिए 1 2 3 4 तक के चाहिए। तो इसके हिसाब से अगर मैं जाऊँ तो मेरा टेबल कैसे फॉर्म होता है ये पहले हम लोग समझ लेते हैं। प्लीज बी विथ मी, ये टेबल फॉर्म करने के लिए मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। लेट्स से देयर इज x and let's say there is f, right? तो x की वैल्यूज लिख लेता हूँ मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सिमिलरली फ्रीक्वेंसीज लिख लेता हूँ, 1 है, देन देयर इज 8 है, देन देयर इज 28 है, देन देयर इज 56 है, देन देयर इज 70 है, देन देयर इज 5 मतलब कि 56 है, देन 6 के लिए दिया हुआ है 28 दिया हुआ है, 7 के लिए 8 दिया हुआ है और 8 के लिए कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो मेरे पास अभी कौन कौन रेडी हो गया, x और f तो मेरे पास रेडी हो गया भाई। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना चाहिए, देखो क्या दिमाग लगाया सर ने। अब सर आपके रेडी करेंगे d को, जो कि यूसेज में आएगा यहाँ पे, जो कि कौन है x माइनस कितना है 4 है ना मेरे दोस्त। तो बताओगे x माइनस 4, फटाफट वैल्यूएशन करोगे तो क्या आएगा 0 माइनस 4, यानी कि यहाँ पे आएगा -4, देन देयर विल बी -3, देन देयर विल बी -2, देन देयर विल बी -1, देन देयर विल बी 0। उसके बाद देखना 5 में से 4 चले गए, 1 फिर आएगा 2 फिर आएगा 3 और फिर आएगा आपका यहाँ पे 4। सो आई होप यू हैव गॉट इट। मैंने किस तरीके से यहाँ पे डी वाले सेक्शन को फॉर्म किया। अब आप पूछोगे अरे सर आपने ये किया तो सही है, बट इसके बाद हमें क्या क्या चीजें लगेंगी। देखो समेशन के लिए आपको किसकी जरूरत है, देखो μ1 होगा तो fd की जरूरत है, μ2 डैश होगा तो fd स्क्वायर की जरूरत है, μ3 डैश होगा तो fd क्यूब की जरूरत है और μ4 डैश होगा तो fd रेस टू 4 की जरूरत है। तो देखो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ अभी fd, उसके बाद एफ डी स्क्वायर, उसके बाद एफ डी क्यूब और उसके बाद जा रहा हूँ एफ डी रेस टू 4। यू जस्ट हैव टू बी विथ मी कि सर किस तरीके से वैल्यूज कर रहे हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है भाई, ज्यादा कुछ दिमाग में नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ पे तो भाई फिक्स्ड है 1 इंटू, सॉरी यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है एफ इंटू डी तो मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज नथिंग बट -4, देन देर इज -24, देन देर इज -56, देन देर इज -50, सॉरी करेक्ट अगेन -56, राइट। अब देखो वापस यहाँ पे हो गया आपका 0, देन आपका यहाँ पे हो जाएगा 56, यहाँ पे हो जाएगा 56, यहाँ पे हो जाएगा 24 और यहाँ पे हो जाएगा 4। कुछ इस तरीके से मुझे वैल्यूएशन मिल रही है। अब देखो ये तो मैंने किया एफ डी स्क्वायर भी करना चाहिए। डी स्क्वायर का मतलब क्या है, ये डी है तो ये -4 का स्क्वायर किया तो 16 इंटू 1 करना पड़ेगा, देयर विल बी 16 करेक्ट। उसके बाद -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 इंटू 8 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 72। सिमिलरली ये होगा 4 और यहाँ पे 28 हो जाएगा ना, तो 28 और यहाँ पे 4 हो जाएगा आपका 112। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे सारी वैल्यूज जो है वो पुटअप करनी है। नेक्स्ट -1 का स्क्वायर इज 1 इंटू दिस, तो यहाँ पे वापस आ गया आपका 56। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट, समझ में तो आ रहा है किस हिसाब से चीजें चल रही है। अब देखो नेक्स्ट इज 0, यहाँ पे तो भाई खुशी है। अब बताना नेक्स्ट एलिमेंट, वापस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 इंटू दिस 56 आएगा, वापस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू 28 आएगा 112, देन देर इज 3 स्क्वायर 9 इंटू 8 करोगे तो 72 आएगा और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पे भी वापस आपके एलिमेंट की टर्म आएगी 16। तो ये भी मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो एफ डी स्क्वायर आ गया। अब एफ डी क्यूब के बारे में बता देना भाई, एफ डी क्यूब यानी कि -4 अंकल का क्यूब हो जाएगा 64 इंटू 1 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 64। आप समझ तो रहे हो ना किस तरीके से जो डेटा है उसको यूटिलाइज कर रहे हो और आंसर्स लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट -3 का क्यूब करोगे, -4 का क्यूब किया तो -64 आना चाहिए, -64 शुड बी आवर आंसर, तो दिस शुड लुक लाइक -64। अब उसके बाद देखो -3 जो है उसका क्यूब करोगे तो आएगा -27, 8 जा करोगे तो -216 के आसपास आएगा,
राइट। अब इसी के साथ साथ बाकी सारी वैल्यू जो है उसको हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं। -244 दिखाई दे रहा है नेक्स्ट, देन नेक्स्ट एलिमेंट शुड बी -56 एंड देन देयर विल बी 0, देन अगेन ये सब कुछ उल्टा घूमता है, देन देयर विल बी 56, देन देयर विल बी 244, देन देयर विल बी 216 एंड देन देयर विल बी 64। तो कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब जैसे अभी हो जो भी दिखाई दे रहा होगा, मैं FD⁻4 के लिए भी जाऊंगा भाई, खुद से करना पड़ेगा। मैं वापस बता रहा हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है इसलिए मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूँ। सो ऑन एंड सो फोर्थ के हिसाब से जाओ अभी, -4⁻4 करके फिर आपके कैलकुलेशंस आएंगे। तो मैं लिख लेता हूँ, -4⁻4 करोगे तो ये 256 आता है, इंटू 1 करोगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 256 आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है 648 आ रही है, देन देयर इज 448 नेक्स्ट वैल्यू जो आ रही है, उसके बाद आ रही है नेक्स्ट वैल्यू 56 एज यूजुअल, देन देयर इज 0। आप समझ तो रहे हो ना। अब यही चीजें वापस से उल्टी घूम रही, देयर इज अगेन 56, देयर इज अगेन 448 का एलिमेंट, देन देयर इज अगेन 648 का एलिमेंट एंड देन देयर इज अगेन 256 का एलिमेंट। तो ये सारे कुछ मेरे आंसर्स आ रहे हैं। आप मुझे बता दो, इतना सब कुछ करने के बाद आप पूछोगे कि सर आप एक्चुअल में चाहते क्या हो, इतना बड़ा टेबल बनाया। तो मैं बताता हूँ आपको मुझे क्या चाहिए। तो भाई मुझे बस फाइनल आंसर्स में आप लोग मुझे हेल्प करो। यहाँ पे हम लोगों को n निकालना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं समेशन f, और ये जो समेशन f की आपकी वैल्यू आती है दैट कम्स आउट टू बी 256 ओवर हियर, राइट। उसके बाद आपने मुझे FD का आंसर देना है। ये अगर देखोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, सब कुछ ऐड करो तो आपको समेशन ऑफ FD अंकल मिल जाएंगे, जिसका आंसर लकीली यहाँ पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर समेशन ऑफ FD स्क्वायर कर लीजिएगा तो आपका आंसर आता है 512। फिर आप यहाँ पे समेशन ऑफ FD क्यूब करके देख लीजिएगा, आंसर आता है 0। एंड देन द लास्ट एलिमेंट समेशन ऑफ FD⁻4 करोगे तो कम्स आउट टू बी 2816। अब आप पूछोगे इतना सब कुछ हम लोगों ने किया हुआ है, ये किस लिए चल रहा था? तो बता दूं आपको, यहीं पे हो तो इसी पे आगे लेके हम लोग सारी वैल्यूज कर लेते हैं। अब ये चला क्यों? ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए चला, हम लोगों को निकालना है पहले रॉ मोमेंट। तो चलते नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां पे आई गो फॉर रॉ मोमेंट टू फाइंड रॉ मोमेंट्स। चलो 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 दोस्तों, हेल्प करो। तो आपको तो पता है μ1 डैश जो होगा वो होगा समेशन ऑफ f इंटू, अब यहाँ पे हम लोगों ने d लिया है ना पहले, तो यहाँ पे आएगा n। तो बता दो समेशन FD का वैल्यू ही आपका आ चुका है यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय व्हाट इज n, एंड वी हैव गॉट 256। तो 256 आ चुका है, तो आंसर कितना आया, 0। समेशन FD आ चुका है भाई, ये देख समेशन FD की वैल्यू कितनी है, 0। सिमिलरली बचे हुए लोग बता दो। अभी μ2 डैश को भी काम करते हैं हम लोग। क्या आता है, समेशन ऑफ FD स्क्वायर आएगा अपॉन n आएगा। तो समेशन FD स्क्वायर का आंसर मुझे पता है, FD स्क्वायर का 512 आ रहा है। तो यहाँ पे 512 डिवाइडेड बाय 256 करोगे तो यू विल गेट योर आंसर हैज टू बी 2। देन μ3 डैश करोगे तो कम्स आउट टू बी समेशन ऑफ FD क्यूब, और साथ में यहाँ पे आएगी टर्म n। तो ये तो ऑलरेडी 0, और यहाँ पे आई एम सॉरी n की जो वैल्यू आई थी 256 अपन लिख देते अच्छे बच्चों की तरह, वुड बी 0। एंड देन μ4 डैश जो आएगा दैट वुड बी समेशन ऑफ FD⁻4 अपॉन n आएगा। और FD⁻4 का आंसर जो है वो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कम्स आउट टू बी 2816। सो 2560 और 256 अगर ऐड हो गए, हाँ तो ये तो आ रहा है 11, राइट। तो देखो μ1 डैश μ2 डैश μ3 डैश μ4 डैश रेडी हो गया। तो इसका मतलब है अभी तो बस हम लोगों का सम आधा खत्म हुआ है, क्योंकि अभी रॉ मोमेंट्स आई। अब रॉ मोमेंट के बाद हम लोग जाएंगे टू फाइंड बता दीजिए क्या, सेंटर मोमेंट। सारे फॉर्मूले आते हैं आपको, अब आने चाहिए। काफ़ी सारे सम्स लिए हुए ऑलरेडी हम लोगों ने, राइट। चलो बता दो। अभी मैं जा रहा हूँ μ1 डैश जो कि μ1 जो कि ऑलरेडी 0 है। फिर मैं जा रहा हूँ μ2 के लिए जो कि μ2 डैश माइनस μ1 डैश ब्रैकेट का स्क्वायर है। तो चलो सब्स्टिट्यूशन भी आपके साथ कर ही लेते हैं। तो मुझे μ2 इज इक्वल टू मिलना चाहिए, μ2 डैश की वैल्यू है 2 माइनस μ1 डैश का आंसर है 0। तो यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ आंसर आएगा, μ2 का आंसर सिर्फ और सिर्फ कितना दिखेगा, 2 दिखाई देगा। अब अरे सर फिर हम लोग μ3 के लिए भी जाते हैं। तो चलिए ना भाई, मैंने कहाँ मना किया है। μ3 डैश माइनस 3 इंटू μ2 डैश μ1 डैश प्लस 2 इंटू μ1 डैश का ब्रैकेट का यहाँ पे आना चाहिए था क्यूब। तो सब कुछ सिंप्लीफाई करते हैं। चलो μ3 इज इक्वल टू μ3 डैश का आंसर है 0 माइनस 3 इंटू μ2 डैश इज
2 इंटू यहाँ पे आएगा आपका ये म्यू वन डैश का आंसर कितना है भाई, 0 है ना, म्यू वन डैश 0। उसके बाद 2 इंटू यहाँ पे 0 का आएगा क्यूब, तो म्यू थ्री को पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका म्यू थ्री का आंसर जो है वो क्लियरली कितना दिखाई देगा, 0। तो भाई ये तो खुशी, म्यू थ्री 0, म्यू टू 0, म्यू वन 0। तो यहाँ पे देखो सारे वैल्यू, सॉरी म्यू टू की वैल्यू 2 आ रही है। अब जाते हैं म्यू फोर के लिए, जस्ट हेल्प मी आउट। ये म्यू फोर के फॉर्मूला में होती है कभी कभी गड़बड़ी, म्यू फोर डैश माइनस 4 म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश प्लस 6 म्यू टू डैश म्यू वन डैश का स्क्वायर, और यहाँ पे आना चाहिए 3 माइनस 3 और यहाँ पे म्यू वन डैश का रेस्ट टू 4। तो चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, म्यू वन का आता है 11 माइनस 4 इंटू ये भी 0 ये भी 0 प्लस 6 इंटू ये भले ही 2 हो लेकिन ये 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 रेस्ट टू 4। तो सब कुछ कैलकुलेशंस में से हट गया तो बचता है सिर्फ 11। तो द आंसर फॉर म्यू फोर दैट आई गेट इज नथिंग बट 11। तो मेरे भाई अब सारी वैल्यूज आपके पास आ चुकी है, आपने सेंट्रल मोमेंट को फाइंड आउट कर दिया, तो आगे बढ़ो ना। अब हम लोग जाएंगे बीटा वन के लिए जिसका फॉर्मूला है म्यू थ्री स्क्वायर अपॉन म्यू टू अंकल का क्यूब। तो देखिए म्यू थ्री अंकल खुद ही 0 पे बैठे हैं तो बीटा वन आया 0, यानी कि इसका ग्राफ टोटली सिमेट्रिक है भाई, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब आएगा बीटा टू जहां पे आपको म्यू फोर अपॉन म्यू टू का क्या करना है भाई, स्क्वायर। तो बताइए म्यू फोर की वैल्यू कितनी आ चुकी है 11 और आपका म्यू टू का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 4। सो ये जो भी कुछ आंसर आएगा आपका दैट वुड बी नथिंग बट आपका ये आई थिंक सो लेस देन जस्ट 2 आ रहा है, लेस देन 2 मतलब सॉरी लेस देन 3 आ रहा है। तो अगेन यू कैन से दैट ये जो आंसर है आई थिंक आ रहा है 3.25 ना, 3.75, आई एम सॉरी 3.75 शुड बी द आंसर, 2.75 शुड बी योर आंसर। तो बीटा वन और बीटा टू जो फाइंड आउट करने थे वो भी आपने इनको फाइंड आउट करके दिए। अब मुझे बताओ पूरा का पूरा सम आपको समझ में आया? आई नो यहाँ पे बहुत काम करना पड़ा बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसी तरीके से जाना था और इसी तरीके से सम को सॉल्व करते तभी हम लोगों को यहाँ पे आंसर मिल सकते थे। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट वाला सम है। अब इस सम का भी एक और वर्जन है जो कि थोड़ा और डिफिकल्ट है, तो हम लोग अब आगे बढ़ने वाले, लेकिन सम नंबर 4 के लिए। सम नंबर 4 के लिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट द मीन ऑफ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्सो फाइंड बीटा वन बीटा टू। भाई क्वेश्चन सब जगह पे सेम है लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दी है वहां पे आपको काफी गड़बड़ी दिखाई देगी। एक्स और वाई के लिए टेबल दिया हुआ है, वैल्यूएशन दी हुई है। अब इस सम में मैंने ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ दिस इज ट्रिकी क्वेश्चन। देखो अब तक का मोमेंट्स आपको सही से पता चला हो, बहुत कॉन्फिडेंस आया हो, तभी आपको इस सम नंबर 4 को अटेम्प्ट करना है। अदरवाइज थोड़ा प्रैक्टिस होने के बाद आप सम नंबर 4 को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब मैंने ऐसे क्यों बोला ये मैं बस आपको बता देता हूँ। आप ना एक बार सम नंबर 3 को देख लेना कि सम नंबर 3 में क्या सीन था। वहां पे भी एक्स और वाई दिए थे लेकिन आपने अगर थोड़ा बहुत देखा होगा यहाँ पे 0 और ये जो 1 टर्म दिखाई दे रही है, 1 के बाद जो 2 दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपका जो h है ना h, सो h जो है दैट इज इक्वल टू 1 है, यानी कि जो विड्थ है वो कितनी है 1 है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने सारी सब कुछ स्टैंडर्ड चीजें यूज करी और फिर हम लोगों ने आंसर्स लाने की कोशिश करी। आप देख सकते हो यहाँ पे जो d भी एज्यूम किया था वो क्या था, x माइनस ए था, डिवाइड बाय h किया नहीं बिकॉज डिवाइड बाय h में h की वैल्यू वैसे भी क्या आती 1 आती। लेकिन कहानी में खतरनाक वाला ट्विस्ट जो है वो यहाँ पे आ रहा है। आप चेक कर सकते हो x शुरू कहाँ से हो रहा है 2 और फिर कितनी 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 वैल्यू से बढ़ रहा है 2.5, 3, 3.5, 4। इसका मतलब है यहाँ पे आप लोगों को जो h दिखाई दे रहा है वो कांस्टेंट है और कितनी वैल्यू उसकी 0.5। तो भाई अब आपको कुछ चीजों का बहुत ध्यान देना पड़ेगा जिसमें कि सबसे पहली चीज होगी आप यहां पे एज्यूम क्या करोगे। पहले तो एज्यूम मीन, तो मैं बताता हूं इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने ए लेना है, दैट इज आई एम सॉरी आप लोगों ने ए को लेना है, दैट इज एज्यूम मीन को आपको कंसिडरेशन में लेना है। अब ये 2 से लेके 5 है तो एज्यूम मीन अपन कंसिडर कर लेते हैं, लेट्स से 3.5। अब इस सम में कहानी में ट्विस्ट आया जो कि कितना आया भाई, h इज इक्वल टू कितना है 0.5 है। इसीलिए जो हम लोगों ने पहले d लिया था वो अब d नहीं होगा, d वुड लुक लाइक x माइनस ए बाई एच। आई रिपीट, इसके पहले वाले सम में हम लोगों ने क्यों h नहीं लिया था वो समझ लो पहले, क्योंकि यहाँ पे h की वैल्यू कितनी आ रही थी 1 आ रही थी। लेकिन जहां पे भी आपका h जो है वो 1 नहीं होगा तो आपको रिस्पेक्ट दे के डिवाइड बाय h करना पड़ेगा, तो फिर आपका d दिखाई देगा x माइनस जो भी आपकी 3.5 वैल्यू है डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना होना चाहिए था 0.5 होना चाहिए था। आर यू रियली गेटिंग माय पॉइंट? अब इसी के साथ साथ और भी ट्विस्ट है। देखो जैसे कि
म्यू वन डैश, ये सब कुछ H1 ना होने की वजह से हो रहा है, तो म्यू वन डैश जो होगा वो आपका इन जनरल फॉर्मूला समेशन एफ डी अपॉन क्या रहता है, एन रहता है कि नहीं। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आएगा, यहाँ पे आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, H से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली म्यू टू डैश को समेशन एफ डी स्क्वायर के साथ साथ आपको यहाँ पे n और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, h का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली म्यू थ्री डैश को और म्यू फोर डैश को भी आपको वही चीज़ें करनी पड़ेगी। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल पे लोड लेके आ रहे हैं हम लोग, जस्ट टू मेक श्योर कि आगे जाके हम लोगों के सेंट्रल मोमेंट के लिए फॉर्मूलाज में चेंजेस ना आए। तो देख लेना भाई, यहाँ पे आएगा h क्यूब और यहाँ पे आएगा h रेज़ टू 4। सो प्लीज रिमेंबर दिस, नोट दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए ये सम काफ़ी ट्रिकी माना जाता है। आपको अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज़ आपने पहले सम नंबर 3 को समझ लेना है, फिर आपको सम नंबर 4 के लिए अटैक करना है। सो आई होप सो आपको ये समझ में आया। अब अरे सर आप कर क्या रहे हो, अब वापस से आपको टेबल लगेगा जहाँ पे x और f का तो कॉलम रहेगा ही रहेगा। फिर आपको पता है अब d जो होगा, रिपीट यहाँ पे d में गड़बड़ी है दोस्त, x माइनस ए बाई एच ही होना चाहिए। तो एक बार का d आ गया तो आपने देखो एक एक x की वैल्यू पुटअप करी और फिर जाके ये आपका टेबल आ चुका है। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको टेबल में कोई इश्यूज है, बिकॉज हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के पहले लेक्चर में भी टेबल्स देखे हुए किस तरीके से फॉर्म किए जाते हैं, और अभी भी इसके पहले वाले सब में हम लोगों ने टेबल देखा था। अब ये जो d आ चुका है, ये आपको f के साथ मल्टीप्लाई करके सारी वैल्यूज लिखनी है। फिर ये जो d है इसी का स्क्वायर आपको f के साथ मल्टीप्लाई करके fd स्क्वायर लाना है, इसी का क्यूब आपको f के साथ मल्टीप्लाई करके वैल्यूज लानी है, और इसी का रेज़ टू 4 मल्टीप्लाई करके आप f के साथ मल्टीप्लाई करके आपको आंसर्स लाने। जब ये सारी चीजें ऐड ऑन होगी, आपका बस समय बचे, मेरा भी समय बचे, इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से दिखाने की कोशिश करी। तो समेशन f का जो मेरा आंसर आता है दैट कम्स आउट टू बी 310, यहाँ पे 310। इसके बाद देख सकते हो समेशन एफ डी का आंसर आ चुका है 36, समेशन एफ डी स्क्वायर का आंसर आ रहा है 560, समेशन एफ डी क्यूब का आंसर आ रहा है 204 और समेशन एफ डी रेज़ टू 4 का आंसर आ रहा है 2480। अब मुझे बता दो, अगर मुझे पहले तो रॉ मोमेंट्स निकालने, तो अब मुझे यहाँ पे ये जो थोड़ा सा ट्विस्टेड जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये सारे h स्क्वायर h क्यूब h रेज़ टू 4 के मेंबर्स, उनको ख्याल रखना पड़ेगा और फिर जाके आपको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। तो चलिए, अगर इस तरीके से है तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए। सारी वैल्यूज तो हम लोगों को सब्स्टिट्यूट वैसे भी करनी है। तो देखो अभी टू फाइंड, आई विल गो फॉर टू फाइंड रॉ मोमेंट्स, तो रॉ मोमेंट्स के लिए मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला का हिंट दिया था, ये थोड़ा ट्विस्टेड है। म्यू वन डैश इज इक्वल टू, जैसे डिस्कस किया था, देयर हैज टू बी h एंड देन देयर विल बी समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए था, n होना चाहिए। तो भाई मेरे h की वैल्यू आपको पता है कम्स आउट टू बी 0.5, एफ डी हम लोगों ने अभी अभी निकाला, एफ डी का वैल्यू आता है 36 और यहाँ पे n का वैल्यू आ रहा है 310। तो ये सब कुछ जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको कुछ म्यू वन डैश का आंसर दिखाई देगा, एंड द आंसर फॉर म्यू वन डैश क्लियरली कम्स आउट टू बी, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो 0.58064 के हिसाब से मेरा आंसर आ रहा है 0.058064। तो एक काम कर लेना, आप लोग भी चेक कर लेना क्या आपका आंसर जो है वो इसी तरीके से आ रहा है जो अभी मैंने किया हुआ है। अब इसी के साथ साथ आपको म्यू टू डैश भी निकालना पड़ेगा, जो कि h स्क्वायर आएगा भाई, समेशन एफ डी स्क्वायर रहेगा और यहाँ पे रहेगा आपका n का टर्म। सिमिलरली आपको म्यू थ्री डैश भी फाइंड आउट करना है, h क्यूब आएगा, समेशन ऑफ एफ डी का क्यूब आएगा, अपॉन आएगा n, और ये लो हम लोग म्यू फोर डैश को भी लिख देते हैं h रेज़ टू 4 के साथ साथ समेशन ऑफ एफ डी रेज़ टू 4 अपॉन कितना आएगा n। तो ये कैलकुलेशन तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले। 0.5 का स्क्वायर होगा, फिर एफ डी स्क्वायर हम लोगों ने अभी अभी निकाला, कम्स आउट टू बी 560। सो यहाँ पे आएगा 560 डिवाइडेड बाय आएगा 310। तो प्लीज़ ये पूरा कैलकुलेट कर लेना। देन देर इज 0.5 का क्यूब आएगा, देन इन टू एफ डी क्यूब हम लोगों ने निकाला, एफ डी क्यूब का आंसर आया था 204, तो यहाँ पे 204 लिखा और यहाँ पे 310 भी लिख दिया, ये भी आप कैलकुलेट कर लेना। देन देर इज 0.5 रेज़ टू 4 इन टू एफ डी रेज़ टू 4 आया था 2480, और इसको डिवाइड किया हम लोगों ने 310 के साथ। अब यहाँ पे जितने सारे कैलकुलेशंस है वो सारे कैलकुलेशन के आंसर मेरे जो आए हुए हैं वो लिख देता हूँ। 0.4516 आ रहा है मेरा आंसर, उसी के साथ साथ आ रहा है 0.0822, 0.0822 और नेक्स्ट आ रहा है 0.5। ठीक है,
तो ये जितने सारे जिस हिसाब से आंसर्स आ रहे हैं, ये चारों वैल्यूज जो है ये अभी कौन सी आ चुकी है, रॉ मोमेंट्स आ चुकी है। और एक बार का रॉ मोमेंट आ जाए तो उसके बाद आपको जाना है टू फाइंड सेंट्रल मोमेंट। चलो सेंटर मोमेंट के लिए आपको पता है अब क्या करने वाला हूँ मैं जाने वाला हूँ μ1 के लिए जो कि 0 है, फिर उसके बाद μ2 के लिए जाऊंगा दैट इज μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर। तो आप लोग हो ही सपोर्ट करने के लिए पूरा सम अच्छे से सॉल्व करके दे देना। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूशन बस करनी है सही से। μ2 डैश जो भी है पुटअप करो 0.4516 माइनस μ1 डैश है 0.0580 रेस्ट टू कितना हो रहा है भाई, यहाँ पे 2 हो रहा है। तो ये सारी वैल्यूज आपको तरीके से सब्स्टिट्यूट करनी है। फिर आपको कुछ μ2 का आंसर दिखाई दे रहा है, जो मेरा आंसर μ2 का दिखाई दे रहा है वो दे रहा है 0.4482 के आसपास दिखाई दे रहा है। सिमिलरली यू विल बी गोइंग फॉर μ3 नाउ, जो कि आता है μ3 डैश माइनस 3 इंटू μ2 डैश μ1 डैश प्लस 2 इंटू μ1 डैश का कितना होगा, क्यूब होगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर लेता हूँ दोस्त। μ3 डैश की वैल्यू मेरे पास है 0.0822 माइनस 3 इंटू μ2 डैश की वैल्यू है 0.4516 मल्टीप्लाइड बाई 0.0580 प्लस 2 इंटू 0.0580 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब। ये जब पूरा कैलकुलेट होगा तो यू विल गेट योर आंसर फॉर μ3 एंड द आंसर for μ3 my answer comes out to be 0.0039 के हिसाब से आ रहा है, 0.0039 के हिसाब से आ रहा है। तो आप भी आपका आंसर जो है वो एक बार चेक कर लेना। कैलकुलेशन तो करने पड़ेंगे और तगड़े कैलकुलेशन है भाई, सम बहुत बड़ा है, ट्रिकी भी है, मैंने जैसे आपको पहले भी बोला था। अब जाते हैं μ4 भाई साहब के लिए। μ4 डैश माइनस 4 इंटू μ3 डैश μ1 डैश प्लस 6 इंटू μ2 डैश μ1 डैश का स्क्वायर एंड देन माइनस 3 इंटू μ1 डैश का रेस्ट टू आएगा 4। तो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं। μ4 डैश कम्स आउट टू बी 0.5 रेस्ट टू, सॉरी सिर्फ 0.5 आएगा, माइनस 4 इंटू μ3 डैश की वैल्यू मेरे पास है 0.0822, उसके बाद 0.0580 जो होगा वो होगा मेरा यहाँ पे μ1 डैश, देन प्लस होगा 6 μ2 डैश की वैल्यू आ चुकी है 0.4516 बीइंग मल्टीप्लाइड बाय μ1 डैश यानी कि 0.0580 के ब्रैकेट स्क्वायर के साथ माइनस 3 इंटू 0.0580 ब्रैकेट रेस्ट टू 4। मेरे दोस्त बहुत काम है, रेस्ट टू 4 और सारी चीज़ें करनी पड़ती है। सब कुछ प्लीज़ कैलसी पे अच्छे से कर लेना, टेक योर ओन टाइम, देख लेना मेरे आंसर्स आपके आंसर्स मैच होते हैं क्या। तो आपका आंसर फॉर μ4 इन दिस केस कम्स आउट टू बी 0.48999, 0.48999, राइट। सो वॉट एवर इट इज, ये अगर मेरा μ4 का आंसर आ चुका है तो अब नेक्स्ट जॉब है मेरा, मुझे β1 फाइंड आउट करना है, कम्स आउट टू बी μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब। तो चलो μ3 का स्क्वायर, μ3 इज 0.00398 का स्क्वायर अपॉन μ2 0.4482 और ब्रैकेट का कितना हुआ, क्यूब। अब ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ रहा है 1.7654 एंड देन β2 अंकल फाइंड आउट करेंगे जो कि μ4 अपॉन μ2 का होगा स्क्वायर। μ4 की वैल्यू है 0.48999 अपॉन μ2 का स्क्वायर यानी कि 0.4482 का हमें स्क्वायर करना इज इक्वल टू, कैलकुलेट करोगे तो आएगा 2.4387, 2.4387। तो ये जो भी आपको यहाँ पे दिखाना दोस्त, दिस इज नथिंग बट योर फाइनल आंसर। तो β1 और β2 भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिए। अब मैं आपको एक चीज़ बस बता दूं, ये जो अभी का मैंने सम लिया है दिस इज सच में बहुत ट्रिकी सम, इसमें बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, डी की वैल्यू के लिए भी बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो प्लीज़ आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होने के बाद ही आप इस ट्रिकी क्वेश्चन के लिए जाओ, क्योंकि टेबल है, अलग सा आपका रॉ मोमेंट का फॉर्मूला है और अलग से कैलकुलेशन भी काफ़ी तगड़े। तो प्लीज़ मेक श्योर सम नंबर 4 के लिए आपको ख्याल रखना है। तो अब मुझे ऐसे लगता है ना जैसे सम 3 फिर आपको काफ़ी इजी लग रहा होगा। अब 3 हो गया, अब हो गया आपका 4,
अब आपको सम नंबर 5 जो है एज इन होमवर्क करना है, सम नंबर 6 भी जो है वो भी आपको होमवर्क करना है। तो सम नंबर 5 में तो देखो डायरेक्टली आपको एज यूजुअल रॉ मोमेंट दिए, सेंट्रल मोमेंट आप निकालो। उसके बाद सम नंबर 6 में देखना रॉ मोमेंट दिए, एज यूजुअल आपको सेंट्रल मोमेंट निकालनी है, तो आपको कुछ ज्यादा दिक्कतें नहीं है। सम 7 में भी आपको रॉ मोमेंट्स दिए, बट रॉ मोमेंट्स पॉइंट में, तो वो भी हम लोग कर चुके ऑलरेडी। तो दीज 3 सम्स आर नथिंग बट आपके होमवर्क सम। तो प्लीज इस तरीके से मोमेंट का टॉपिक आपको खत्म करना है। मैं आपको बात बताऊं, अगर आपको मैथमेटिक्स 3 सच में डिफिकल्ट जा रहा है तो ये जो मोमेंट है ना, ये आपको ब्लेसिंग्स है, ये आपकी लॉटरी है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस सही से करो ना तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में जब आऊंगा तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।